अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। भाई आज की इस क्लास के अंदर नस्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 के जो एमसीक्यूज आए उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी का 2026 का टेस्ट नंबर 1 अब बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। जस्ट ये टेस्ट आपके पास आ रहा है 22 नवंबर को, तो हमारी कोशिश ये है कि भाई उससे पहले हम अगेन दोबारा से नस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर्स की एक सीरीज को स्टार्ट कर सकें। अगर आप लोगों को नहीं पता, जिन बच्चे पहली दफा इस लेक्चर को देख रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि नस्ट के मोर देन 7000 ऑथेंटिक मैथमेटिक्स के एमसीक्यूज में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो उस लिंक के अंदर आप देखोगे कि नस्ट की 2025 की मैराथन, 2024 की मैराथन, 2023 की मैराथन, उसके अलावा 2025 के अंदर एक बड़ी मेहनत मैंने करी थी खुद बैठ के, जहां पे मैंने टॉप 10 एमसीक्यूज के नाम से पूरी सीरीज निकाली थी, जहां पे नस्ट के जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस थे, जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस अवेलेबल थे, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो इजी हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो, वो तमाम के तमाम मैंने सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा नस्ट बिजनेस स्कूल को लेके काफी सारे बच्चे परेशान होते थे, सर एनबीएस के पेपर नहीं मिलते, सर वो एनबीएस के पेपर्स कोई सॉल्व करवाते ही नहीं है। तो मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के भी तमाम पेपर सॉल्व करवाए थे, 4.5 घंटे की मैराथन, फिर 2.5 घंटे की मैराथन मैंने खुद बनाई थी। इसके अलावा एनबीएस के नेट 1, नेट 2, नेट 3, 4 में जितने पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो सारे सॉल्व करवाए थे। इसके अलावा 2022 से मैं काविश कर रहा हूं, 2022 से मैं काम कर रहा हूं कि जैसे जैसे नेट का एग्जाम होता है, नस्ट का एग्जाम होता है, जैसे कि नेट 1 का डे नंबर 1 था, नस्ट का डे नंबर 1 होगा, डे नंबर 2 होगा, तो पूरे दिन के एमसीक्यू जैसे जैसे बच्चे हमें भेज रहे होते हैं हमारे बैचेस के, हम उनको भी सॉल्व करवा रहे होते हैं। इससे फायदा ये होता है कि भाई नस्ट के आपके जो सॉफ्टवेयर के अंदर हजारों क्वेश्चंस मौजूद हैं, उनमें से कई हजार क्वेश्चंस में ऑलरेडी आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। सो अगर आपने अभी तक उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट को नहीं देखा तो लाजमी तौर पे देखें। कोशिश करें कि पहले रीसेंट ईयर्स के पेपर्स को कवर करके जाएं। देखो मैं एक चीज बहुत क्लियरली आपको डिफाइन कर देता हूं। नस्ट का पेपर, उसमें हजारों क्वेश्चंस होते हैं। जब कंप्यूटराइज टेस्ट होता है तो कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, मगर आप एटलीस्ट उन क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हो। आप उनमें से काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक चीज ध्यान में रखिएगा, जैसे लास्ट ईयर का नेट नंबर 1 था, नेट नंबर 2 था, नेट नंबर 3 था, नेट नंबर 4 था, पहले आप उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो। 2025 की जो मैराथन है आप उसको लाजमी तौर पर सॉल्व करो। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नस्ट बिजनेस स्कूल तो उन मैराथन्स को लाजमी तौर पर सॉल्व करो। लेट मी शो यू वन। अगर आप इस प्लेलिस्ट के ऊपर आते हैं तो यहां पे आप देखेंगे कि मैंने नस्ट बिजनेस स्कूल के तमाम लेक्चर्स भी डाले हुए हैं। इसके अलावा आपके पास नस्ट 2025 की मैराथन भी अवेलेबल है। इसके अलावा सबसे खास बात, टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने पूरी की पूरी डाली हुई है। और उससे भी ज्यादा खास बात आपको पता है क्या है? नस्ट 2025 नेट नंबर 1 के अंदर जितने क्वेश्चंस आए, नस्ट 2025 के नेट नंबर 1 डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, नस्ट के नेट नंबर 1 2025 के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, इंग्लिश के कौन से क्वेश्चंस आए थे, डे 10, डे 11, डे 12 तक मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। इसी तरीके से अगर यहां पे आप एक बड़ी मजे की चीज देखो कि भाई जब नस्ट का नेट नंबर 2 स्टार्ट हुआ तो नेट नंबर 2, डे नंबर 1, फिर डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 11 तक के सारे क्वेश्चंस। फिर बीच में टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज मेरी चलती रही। और फिर नस्ट का नेट नंबर 3, डे नंबर 1, डे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर डे 13, 14, 15 और नस्ट के नेट नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने तमाम चीजों को कवर अप किया। तो बताने का मकसद ये है कि भाई ये प्लेलिस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुदारा पहले 2025 के जितने इंपॉर्टेंट तरीन एमसीक्यूज हैं उनको लाजमी तौर पे कवर करें। इसके अलावा अगर आप इस प्लेलिस्ट को गौर से देखोगे तो यहां पे आपको ये नस्ट नेट 1 मैराथन 2024, यानी कि जब 2024 का नेट नंबर 1 हुआ था उसमें जितने क्वेश्चंस आए थे मैंने इस 1 घंटे की मैराथन में सॉल्व करवाए हुए होंगे। इसी तरीके से नस्ट नेट नंबर 2 2024 मैराथन, 2024 के नेट नंबर 2 में जितने क्वेश्चंस हुए थे 2024 या 23 के अंदर मेरी कोशिश ये होती थी कि जब पूरा नेट के एग्जाम कंप्लीट हो जाए तब मैं तमाम एमसीक्यूज को गैदर करने के बाद सॉल्व करवा रहा होता था हमारी टीम। मगर उसके बाद से 2025 से हम लोगों ने एक बड़ा मुनफरिद काम किया कि जैसे जैसे डेज के एमसीक्यूज हो रहे थे हम सॉल्व करवा रहे थे। तो आपने इस लेक्चर सीरीज को लाजमी तौर पे लेना है। इट्स एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज। और जो बच्चे नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एनबीएस के काफी सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो नस्ट बिजनेस स्कूल के सिर्फ और सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, चाहे आप नस्ट बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा नस्ट इंजीनियरिंग के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, नस्ट बिजनेस स्कूल के कौन से टॉपिक हैं, तो ये वाली जो वीडियो इसको आपने लाजमी तौर पर देखना है, जिसके अंदर हम लोगों ने नस्ट बिजनेस स्कूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, नस्ट इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सबको डिस्कस करा हुआ है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है इसको लेना बहुत जरूरी है। इसमें हमने एक एक चीज को डिटेल में कवर अप किया हुआ है कि भाई नस्ट के टेस्ट
टेस्ट को एस कैसे करना है, नस के टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कैसे करना है, नस का स्केड्यूल क्या है, नस का पैटर्न क्या है, नस के सब्जेक्ट्स गाइड क्या क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अक्सर बच्चे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर बिजनेस मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंजीनियरिंग मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, अप्लाइड साइंसेस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, या फिर सर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो पहली वाली वीडियो में हमने सारी चीजों को डिस्कस किया हुआ है। खैर वापस आते हैं। बेटा बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, इस चीज को आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आप नस यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर कर रहे हैं, तो रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स यूनिवर्सिटी एग्जाम, तो आपने अपनी तैयारी 100% पूरी कवर करनी है। सिर्फ पास पेपर के एमसीक्यूज कवर नहीं करने। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस थिंग, आपने अपनी तैयारी 100% पूरी करनी है, और फिर साथ साथ आपने दिन में एक टाइम जरूर स्पेसिफाई करना है जिसमें आप ये पास पेपर एमसीक्यूज कवर अप करें। आपने मगर अपनी तैयारी 100% पूरी पहले तो कवर करनी है, उसके बाद आपने उसके साथ साथ आपने पास पेपर एमसीक्यूज पे जाना है। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द नेट इंजीनियरिंग और फॉर द नेट सीएस, तो भाई खुदारा आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, मैथ्स है, इंग्लिश है, अपनी तैयारी आप हमारे बैचेस से 100% कवर अप कर रहे हो। इसके साथ दिन में एक टाइम, 1 घंटे का 2 घंटे का रखो जहां पे आप जल्दी जल्दी एमसीक्यूज की वीडियोस को कवर अप करो। मैं एक चीज जरूर क्लैरिफाई करूंगा, अक्सर बच्चे जो मेजॉरिटी गलती करते हैं वो सिर्फ पास पेपर्स के ऊपर जा रहे होते हैं। खुदारा नहीं, अपनी तैयारी, अपने तमाम टॉपिक्स पहले कवर करो और साथ साथ पास पेपर्स को कवर करो। अक्सर बच्चे जो नेट के एग्जाम में फेल होते हैं, उसके पीछे रीजन ये होता है कि भाई वो कुछ फनकारों से मशवरे ले रहे होते हैं जिनका ना कोई तजुर्बा होता है, जो खुद यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे हुए होते हैं, या फिर बहुत जगहों के ऊपर एक ही टीचर बैठ के 10 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा होता है। तो भाई ऐसे लोग किसी काम के नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी नैया डुबा देते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बेटा अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम द लास्ट 10 to 15 इयर्स, जो कि पाकिस्तान की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की हम तैयारी कवर अप करवा रहे हैं। लास्ट ईयर नस के अंदर तीसरी पोजीशन, दूसरी पोजीशन, 10वीं पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस से थी पूरे पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त जो हमारे पास से पोजीशंस आई थी लास्ट ईयर, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से सेकंड पोजीशन हो, थर्ड पोजीशन हो, 10th पोजीशन हो, 25वीं पोजीशन हो, 26वीं पोजीशन हो, 28वीं पोजीशन हो, यानी कि जितनी टॉप की पोजीशन थी हमारे बैच के स्टूडेंट्स की आई थी। चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आपके पास कंप्यूटर के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास सोशल साइंसेस के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो आपके पास फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम्स हो, चाहे वो अप्लाइड साइंसेस के प्रोग्राम्स हो। तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं नस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर, तो भाई एक मशवरा आप तमाम बच्चों के लिए, और वो मशवरा क्या है, अपनी तैयारी पहले पूरी करो और दिन में एक टाइम रखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे अभी बात कहते हैं सर वो इतनी सारी वीडियोस हैं, सारे एमसीक्यूज कैसे कवर करें। देखो मेरा आपको एक मशवरा होगा, मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे बात क्यों कर रहा हूं। देखो मेरा आप लोगों को मशवरा क्या है कि भाई आप लोगों से कोई नहीं कह रहा कि आप जो है ना इस वीडियो को 1x की स्पीड पे सुनो, आपके पास स्पीड इंक्रीज करने का ऑप्शन है। जो एमसीक्यूज आपको इजी लगता है ना, अब देखो हर बंदे का माइंडसेट दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। एज अ टीचर हमारी कोशिश होती है हम हर तरह के एमसीक्यू डिस्कस करें। ये जो पूरी नर्स के पास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, बड़ी मेहनत से तैयार हुई है। इसके अंदर बड़ी मेहनत है कि भाई जब बच्चे पेपर देकर आते हैं, अपना पेपर शेयर करते हैं, उन पेपर को शेयर करने के बाद हमारी टीम रातों को बैठ के उसको कंपाइल करती है। कंपाइल करने के बाद उस पर लेक्चर डिजाइन होता है, उसकी एडिटिंग होती है, सो ऑन। हम किसी भी एमसीक्यूज को ये नहीं कह सकते वो इजी है या मुश्किल है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने जो बच्चा बैठा है उसके माइंडसेट से वो इजी एमसीक्यूज पिक कर रहे हैं, डिफिकल्ट पिक कर रहे हैं। तो भाई जो एमसीक्यूज आपको लगता है इजी, उसको आप स्किप कर दो, आप डिफिकल्ट एमसीक्यूज देखते जाओ, तो आप जल्दी जल्दी उस पूरी प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप नस के बिजनेस प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस में एलएलबी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप नस के सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो, तो भाई आपके टेस्ट के अंदर बिजनेस मैथमेटिक्स आएगी। तो आपके लिए भी सेम लॉजिक है कि खुदारा पहले अपनी पूरी तैयारी कवर करें। अगर आप हमारे बैच से तैयारी कवर कर रहे हैं तो आपको फायदा ये मिलता है कि आपको लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर हो रहा है। आप पहले अपने तमाम टॉपिक्स को कवर करें और उसके साथ दिन में एक टाइम जरूर रखें पास पेपर्स के लिए। 90% बच्चे जो गलती करते हैं वो दो तरह की करते हैं। या तो बच्चा गलती ये करता है कि सिर्फ पास पेपर्स को टाइम देता है, या बच्चा ये गलती करता है कि पास पेपर्स को बिल्कुल टाइम नहीं देता। 90% बच्चा दो तरह की गलती सिर्फ करके आता है। मेजॉरिटी बच्चा जो नस के टेस्ट में फेल होता है वो इसलिए करता होता है कि भाई वो दो तरह की गलती कर रहा होता है। या तो वो सिर्फ पास पेपर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जाता है, सही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर जरूर करने हैं मगर पहले प्रॉपर तैयारी करनी है, आपने बाकी टॉपिक्स भी कवर करने हैं। अब देखो बहुत दफा बच्चा आके फिर रोता है, सर वो मैंने पास पेपर्स कवर किए थे, मेरे टेस्ट में तो पास पेपर से क्वेश्चन नहीं आया। भाई नस का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड है, आपके चाचे ने या मेरे मामे ने थोड़ी बैठ के नस का टेस्ट डिजाइन किया है। खुदा रे इस बात को समझो, आप नर्सरी क्लास में नहीं हो, टेस्ट में किसी भी किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, टेस्ट में कहीं से भी एग्जांपल का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो मगर साथ साथ जो पास पेपर्स होते हैं आपको एक एज प्रोवाइड करते हैं, दे आर दी चेरी ऑन द टॉप अक्सर हम कहते हैं। इसके अलावा जब अपनी तैयारी पूरी कर रहे हो तो भाई आपने दिन में एक टाइम जरूर रखना है जहां पास पेपर्स को कवर करो। और दूसरी तरह का बच्चा जो नस के टेस्ट को फेल करके आता है वो कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ तैयारी पूरी करता है और वो पास पेपर्स बिल्कुल नहीं देखता। अगर आप पास पेपर्स नहीं देखोगे प्रैक्टिस के लिए तो भाई आप भी अपने साथ गलत कर रहे हो।
तो आपने क्या करना है, आपने एक बैलेंस लेके चलना है। आप अपने दिन का मेजॉरिटी टाइम तैयारी करने पे फोकस करो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर कवर करो, उसके बाद बाकी टॉपिक्स भी कवर करो, और दिन में एक हिस्सा ऐसा रखो जहां पे आप पास्ट पेपर्स को लाजमी तौर पे गो थ्रू कर रहे हो। ये चीज आपने, ये स्ट्रेटेजी आपने लाजमी तौर पे फॉलो करनी है। इसके अलावा आप अगर हमारे लाइव क्लासेस का हिस्सा हो तो भाई लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को स्मार्ट बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी एक एक चीज कवर करवा रही है, पढ़ा रही है, समझा रही है। तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करने का फायदा ये होता है कि भाई आपको एक ही दफा फीस देनी होती है, उसमें नस के नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4 सबकी तैयारी होती है। इसके अलावा अगर आप नस के अलावा फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, एनटीएस के अंदर, एनईडी के अंदर, मेहरान के अंदर, गर्ज ये कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो उन सबकी भी तैयारी कवर कंप्लीट करवाई जाती है। इसके अलावा ये तमाम पास्ट पेपर्स आपको क्लासेस के अंदर सिखाए जाते हैं। तो लाइव क्लास के अंदर जो बच्चे बैठे हुए होते हैं उनको फायदा ये मिलता है कि भाई आपको इस जैसे क्वेश्चन हम अपने लेक्चर्स में कवर अप करवा रहे होते हैं। और जो बच्चे 2026 के हमारे बैचेस के अंदर बैठे हुए हैं, दे नो दिस थिंग कि हमारे पास अब क्या क्या फैकल्टीज अवेलेबल है और हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि भैया अब स्मार्ट बोर्ड पे क्लासेस हो रही हैं। आप लोग किसी भी नर्स के ग्रुप में बैठे होंगे, आपने जरूर वो पिक्चर्स देखी होंगी कि हमारे स्मार्ट बोर्ड के ऊपर शर्ट पहन के टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग कर रहे हैं, और बिल्कुल एक अलग लेवल के ऊपर हम लोग एडटेक एजुकेशन को लेकर जा चुके हैं। दैट्स द रीजन कि वो जो एक मिनिमम फीस आप देते हो उसके ऊपर ना सिर्फ आपकी तैयारी कंप्लीट होती है बल्कि आपकी कंप्लीट लाइव क्लासेस होती हैं। और ये लाइव क्लासेस जूम शूम पे नहीं होती, हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, और बहुत जल्द उस स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल के ऊपर हम न्यू फीचर्स को मुतारिफ करवा रहे हैं। वो भी आप लोग देखोगे, हमारी सॉफ्टवेयर हाउस टीम उस पर वर्किंग कर रही है। इसके अलावा आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, वो भी अगेन हमारे पोर्टल के जरिए होते हैं। यानी कि जिस तरीके से नस का इंटरफेस होता है, जिस तरीके से फास्ट का, जीआईकेआई का, यूईटी का इंटरफेस होता है, वैसे ही आप लोगों के प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जो भी लाइव क्लास कंडक्ट होती है उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पोर्टल्स के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है। भाई इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नस के हो, फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, कॉमसेट्स हो, एनईडी हो या एमडी कैट के अंदर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने 2025 के अंदर टॉप किया था। हर कोई भी पाकिस्तान का ऐसा इदारा नहीं होगा जिसके बच्चों ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने हर यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप किया था। तो दैट्स द फीचर कि भाई लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, प्रॉपर्ली टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलती हैं। इसके अलावा तमाम का तमाम प्रैक्टिस मटेरियल भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो आपने लाजमी तौर के ऊपर बैच का हिस्सा बनना है। बैच ज्वाइन करने का तरीकेकार बहुत आसान है। आपकी स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप जस्ट टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और आपको बैच की डिटेल्स वगैरह सारी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। इस बैच के अंदर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा और आपके पास एक स्पेशलाइज्ड पूरी टीम अवेलेबल होती है जहां आप अपने पेस पे तैयारी करते हो, जहां आप कंप्लीट वीक लाइव क्लासेस लेना चाहो कंप्लीट वीक ले सकते हो, वीकेंड पे लेना चाहो वीकेंड पे ले सकते हो, वीक डेज पे लेना चाहो वीक डेज पे ले सकते हो, या फिर कंप्लीट हफ्ते की ले सकते हो, एंड सो ऑन। अच्छा बेटा, अब देखो अपनी क्लास के पहले एमसीक्यूज के ऊपर मूव करेंगे। नस्ट यूनिवर्सिटी के अंदर ये एमसीक्यूज रिसेंट ईयर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया। काफी सारे बच्चे यहाँ पे ब्लैंक हो गए, परेशान हो गए। क्वेश्चन क्या है? इंटीग्रेशन, अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट -1 है, एक्स क्यूब माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू डीएक्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना, अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे, ब्लैंक हो जाएंगे, 100% ब्लैंक। उसके पीछे रीजन क्या है कि 99% बच्चा जब ये क्वेश्चन नस्ट में आया तो उन्होंने क्या करा, सिंपल इंटीग्रेशन की लिमिट्स को अप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया कि भाई इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी इन्होंने, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन कॉन्सेप्ट वगैरह अप्लाई करके आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करा, देन लिमिट्स को अप्लाई कर दिया। हालांकि नस ने इतना सिंपल क्वेश्चन इनसे पूछा नहीं था। नस ने इनसे एक डिफिकल्ट चीज पूछी थी। यहाँ पे नस ने इनसे क्या पूछी थी? डिफिकल्ट चीज कि भाई देखो यहाँ पे अगर कभी भी इंटीग्रेशन में अगर तुम्हारे पास लिमिट्स आ रही हैं और वो लिमिट्स कैसी आ रही हो, आपके पास लिमिट्स आ रही हो एक दूसरे का अपोजिट, यानी कि लेट्स सपोज 2 और -2, 1 -1, 3 -3, तो इस तरह की सिचुएशन के अंदर आप हमेशा चेक करते हो कि आपका फंक्शन ऑड है या इवन है। ये आपके पास इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। 99% बच्चा जब ये नस के नेट 1 में भी क्वेश्चन आया, नेट 2 में भी ये क्वेश्चन आया, नेट 3 में भी ये क्वेश्चन आया 2025 के, अक्सर बच्चे ब्लैंक हो गए, तो भाई उन्होंने डायरेक्टली इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी थी। हालांकि इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है। आप सबसे पहले चेक करोगे कि आया आपका फंक्शन ऑड है या इवन है। तो भाई फंक्शन ऑड है या इवन है कैसे चेक किया जाएगा? भाई आपने सिंपल फंक्शन की प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं कंसीडर करता हूं कि fx मेरे पास बराबर है किसके? एक्स क्यूब माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो भाई जहां जहां x आ रहा है वहां पे मैं नेगेटिव का फंक्शन प्लॉट करके चेक करता हूं, तो ये बन जाएगा नेगेटिव के x का क्यूब और माइनस का माइनस x की जगह पे नेगेटिव का x, और नीचे हो जाएगा सिंपल नेगेटिव x का स्क्वायर प्लस का 1। तो इससे फायदा क्या होगा? देखो इससे फायदा होगा, ये बन गया नेगेटिव x का क्यूब, तो नेगेटिव का साइन एज इट इज आ गया, क्योंकि क्यूब कैसी पावर है? ऑड पावर है। तो ऑड पावर की वजह से क्या हो जाएगा? नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, और ये माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव का x हो गया, और नीचे नेगेटिव x का स्क्वायर, स्क्वायर चूंकि इवन पावर होती है नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, प्लस का 1। तो अब तो बेटा देखो, अगर हम ऊपर से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लें तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा?
पॉजिटिव का एक्स क्यूब माइनस का एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा। तो ओरिजिनल फंक्शन हमने क्या कहा था, इसके बराबर है। तो यहाँ पे देखो ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है, तो इसको मैं रिप्लेस करवा देता हूँ। तो यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ कि एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, नेगेटिव ऑफ दी ओरिजिनल फंक्शन के, क्योंकि ये आपका ओरिजिनल एफ एक्स है ना भैया। तो यानी कि देखो ओरिजिनल फंक्शन में जब आपने नेगेटिव की वैल्यू डाली, ओरिजिनल फंक्शन में जब आपने इनपुट दिया नेगेटिव का, तो आपका आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव का ओरिजिनल फंक्शन। जब आपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर नेगेटिव का इनपुट दिया, तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव का ओरिजिनल फंक्शन। इसका मतलब है ये आपके पास ऑड फंक्शन आ रहा है। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर कभी भी आपके पास फंक्शन ऑड आ रहा हो, तो हमारे पास सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है ऑड फंक्शंस के लिए। और ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई कभी भी तुम्हारे पास अगर लिमिट्स एक दूसरे का एग्जैक्टली अपोजिट आ जाए, सही है, और फंक्शन तुम्हारे पास ऑड हो, और फंक्शन तुम्हारे पास ऑड हो, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है, जीरो के बराबर। किसके बराबर होता है, जीरो के। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला। भाई फंक्शन ऑड या इवन पता है कैसे चलता है, जब आप फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डालते हो, डालने पे अगर आंसर नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाए तो ऑड फंक्शन है। अगर आप फंक्शन में नेगेटिव की वैल्यू डालते हो और डालने के ऊपर आंसर आपके पास पॉजिटिव का फंक्शन आ जाए, तो इसका मतलब होता है फंक्शन इवन है। तो अगर तो इवन फंक्शन होता तो सिंपल पैटर्न में सॉल्व करते, बट चूंकि ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के अंदर सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है। दैट्स द लॉजिक। इसको इस पैटर्न के ऊपर हमने सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नस्क के अंदर 2025 में बेतहाशा पूछा गया। मैं बार बार आप लोगों को बात बता रहा हूं, भाई नस्ट के अंदर हर किस्म का क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन किसी के लिए इजी हो सकते हैं, कुछ कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन। सही है ना बेटा, इस चीज को आपने जहन में रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे बड़ी सिंपल सी बात कर रहा है, मासूमाना अंदाज में वैसे तो कर रहा है मेरे ख्याल में। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक इंटीग्रेशन है, अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, फंक्शन तुम्हारे पास टी का है और अप्लाई हो रहा है dt के ऊपर, आंसर बराबर था 27 के। तो बताइए अगर अपर लिमिट बी ए हो, लोअर लिमिट ए हो, 2 टाइम्स ऑफ द फंक्शन आ जाए इनटू dx का, तो किसके बराबर होगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पैटर्न क्या बनेगा। बेसिक चीज है भाई, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई कभी भी तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा हो, तुम्हारी अपर लिमिट बी है, लोअर लिमिट ए है, तो आंसर तुम्हारा 27 के बराबर है। इस केस के अंदर क्या होगा भाई, इस केस में कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे b का b, a का a एडिट है, सही है। 2 कांस्टेंट आ रहा है, 2 को बाहर निकाल दो, यानी कि भाई तुम्हारे पास fx इंटू dx है। एग्जामिनर ने तुम्हें ये बेसिक फंक्शन क्या दिया हुआ है कि भाई जब तुमने एक फंक्शन के ऊपर अपर लिमिट बी और लोअर लिमिट ए अप्लाई किया था, 27 आया था। तो यहाँ पे भी देखो ये चीज बन गई ना, तुम अभी वेरिएबल को छोड़ दो, तुम सिंपल एक चीज समझो कि भाई इंटीग्रेशन जब एक फंक्शन पे अप्लाई हो रही है, अपर लिमिट बी एंड लोअर लिमिट ए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको चूंकि लिमिट्स गिवन है, तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद, और लिमिट्स क्या है, बी और ए की, तो यहाँ पे भी लिमिट्स आपकी सिमिलर है। तो जब आप लिमिट्स अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई करने के बाद 27 आ रहा है, तो यहाँ पे भी जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा और लिमिट्स बी और ए को अप्लाई करूंगा, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी मेरे पास अंदर 27 ही बचेगा। 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 54 के बराबर आ जाएगा। तो भाई याद रखिएगा ये जो t और ये x है, ये जस्ट डमी वेरिएबल्स हैं, ये अफेक्ट नहीं करेंगे आपके पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, क्योंकि आपकी लिमिट्स जो है सिमिलर आ रही हैं। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस से। एग्जामिनर कहते हैं व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 2 मीटर इफ इट हैज एन एरर ऑफ 0.01 इन द साइड। अब देखो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या आ रही है, एग्जामिनर यहाँ पे आपसे क्या बात कर रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई अप्रॉक्सीमेट चेंज बताइए। हमें पता है अप्रॉक्सीमेट चेंज कैसे निकाला जाएगा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का दुनिया में एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर के बराबर होता है। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब हमें पता है अप्रोक्सीमेशन के अंदर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा। अप्रोक्सीमेशन का अगर आप फॉर्मूला निकालने के ऊपर जाओगे, तो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, नॉर्मली हम इसको इस पैटर्न के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई dy by dx इज ऑलवेज इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। तो भाई अगर मैं स्क्वायर के एरिया के रेफरेंस को निकालना चाहूं, तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, हम इसको लिखेंगे इस पैटर्न के ऊपर कि भाई हमारे पास सिंपल तरीके से डेरिवेटिव ऑन एरिया विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन एस। सही है ना, क्योंकि देखो फॉर्मूला ये है, यानी कि जब मैं डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई करूंगा, तो ये डेरिवेटिव एरिया के ऊपर किसके रेफरेंस अप्लाई हो रहा है, एस के रेफरेंस से हो रहा है। तो डेरिवेटिव ऑन एरिया विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑन स्क्वायर, ये बराबर है किसके, ये बराबर है हमारे पास चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन साइड, ये इसके बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी बात पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास dA by ds किसके बराबर है, एस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा सिंपल 2s के बराबर। तो dA by ds किसके बराबर है, बेसिकली 2s के बराबर होगा। सही है, और इन अप्रोक्सीमेशन
अप्रोक्सीमेशन का सिंबल चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एस। तो एग्जामिनर ने यहाँ पे क्या कहा, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ साइड 2 मीटर, ऑफ अ साइड 2 मीटर, यानी कि आपको साइड की वैल्यू क्या गिवन है, 2 मीटर के बराबर गिवन है। नॉर्मल सी बात है भैया। तो भैया साइड आपको गिवन है 2 मीटर की। इफ इट हैज एन एरर ऑफ 0.01 इन द साइड, इफ इट हैज एन एरर, हमें अप्रोक्सीमेट चेंज इन एरिया निकालना है, यानी कि हमें चेंज इन ए निकालना है। तो आपको एग्जामिनर ने एरर कितना दिया हुआ है, आपको एरर दिया हुआ है, यानी कि आपको चेंज इन एस कितना बताया हुआ है, 0.01 के बारे में बताया हुआ है। सही है, नॉर्मल सी चीज हो गई। अब आपको साइड की चूंकि वैल्यू गिवन है 2 यूनिट्स के बराबर, तो एस की जगह पे 2 आ गया, तो यहाँ पे आ गया चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय 0.01। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो 4 सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल अल्लाह भला करे किसके बराबर, 0.04 के बराबर। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इट्स अ वेरी इजी वन। अगेन ये इंटीग्रेशन से आ रहा है, कैलकुलस के क्वेश्चन आपके भरे हुए होते हैं भाई। इधर आप नेट 1 दे रहे हो, नेट 2 दे रहे हो, नेट 3 दे रहे हो, नेट 4 दे रहे हो, रिमेंबर दिस थिंग। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गलत मिथ होती है कि नेट 1 में सिर्फ फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट आते हैं, रिमेंबर ऐसा कुछ नहीं होता भाई, हर तरह का कॉन्सेप्ट आ सकता है। तो भाई यहाँ पे देखो एग्जामिनर कह रहा है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का सिंबल, फिर इंटीग्रेशन और एक फंक्शन गिवन है। हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी आपके पास डेरिवेटिव एक इंटीग्रल फंक्शन पे अप्लाई हो रहा हो, सही है ना भाई, एक इंटीग्रल फंक्शन के ऊपर, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, एंटी डेरिवेटिव होते हैं, तो खत्म हो जाएगा आपके पास। आपका ओरिजिनल फंक्शन आंसर के अंदर हमेशा स्टैंड करेगा। तो भाई डेरिवेटिव अगर इंटीग्रेशन पे अप्लाई हो रहा है तो रिमूव हो जाएगा, सिंपल। आपके पास जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है वो आपका आंसर के तौर पे आ जाएगा। दैट्स द लॉजिक हियर। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द लाइन my प्लस 2x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। अब देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ रहा है, एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जामिनर यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दे रहे हैं बेसिकली कहां से आ रहा है, एनालिटिकल ज्योमेट्री एज वेल एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई m की वैल्यू बताओ अगर दो लाइंस पैरेलल है। अब जिस बच्चे ने हमसे तालीम हासिल करी है वो ये बात जानता है कि भाई दुनिया में अगर दो लाइनें पैरेलल होती है, अब देखो इस क्वेश्चन को बाद में समझते हैं, मैं पहले आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। देखो दुनिया में कभी भी दो लाइनें अगर पैरेलल होंगी ना, तो हमेशा याद रखिएगा, लेट सपोज एक लाइन है a1x प्लस का b1y प्लस का c इक्वल टू 0। अगर कभी भी दुनिया में दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो उनके x और y कोफिशिएंट हमेशा आपस में बराबर होंगे। जो दूसरी लाइन होगी ये लाजिम है कि उसके x और y कोफिशिएंट भी सेम होंगे, रिमेंबर दिस थिंग। तो दुनिया में कभी भी दो लाइनें अगर आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो इनके x और y कोफिशिएंट हमेशा आपस में बराबर होते हैं, हमेशा। इसी तरीके से अगर कभी भी दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है ना, इसकी लॉजिक भी समझ लो। लेट सपोज एक लाइन है a1x प्लस का b1y प्लस का c इक्वल टू 0। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो पहली वाली लाइन का y कोफिशिएंट दूसरी वाली लाइन का x कोफिशिएंट होगा, और फर्स्ट लाइन का x कोफिशिएंट विद अपोजिट साइन दूसरी वाली लाइन का y कोफिशिएंट होगा। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, उसकी चिंता नहीं करनी। कांस्टेंट हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की आपने कभी भी चिंता दुनिया में नहीं करनी है। सो भाई अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करवाऊं ना, तो हमें पता है कि भाई सिंपल तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा। भाई मेरे पास यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करवाने पे जाऊं तो यहाँ पे देखो x कोफिशिएंट किसके बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करवाने पे जाऊं तो बेसिकली इक्वेशन आपको क्या गिवन है, आपको इक्वेशन गिवन है तरीके से अगर मैं लिखूं, ये गिवन है 2x प्लस का my माइनस का 1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन गिवन है x माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो अगर तो एग्जामिनर कह रहे हैं दो लाइनें कैसी हैं, दो लाइनें पैरेलल हैं, तो अब देखो, अब जो नॉर्मल बच्चा होगा ना वो इसको m1 m2 वाले कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर रहा होगा। ऑल दो भाई हमारा बच्चा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेगा। भाई बहुत सारे बच्चे होंगे यहाँ पे पैरेलल लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a1 b2 a2 b1 वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना उसको अप्लाई करेंगे। ऑल दो हमारा बच्चा उसको ये शॉर्टकट पता है कि भाई दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो x और y कोफिशिएंट लाजमी तौर पे बराबर होंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो x कोफिशिएंट है ना वो 2x है, यहाँ पे सिर्फ आपके पास x के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी जो ये वाली लाइन है ना ये 2 के मल्टीपल के ऊपर आ रही है। तो क्योंकि यहाँ पे देखो x कोफिशिएंट क्या है, 2 के बराबर है ना, तो यहाँ पे x कोफिशिएंट 1 है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले सिंपल इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2x माइनस का 4y और माइनस का 7 2 इज 14 इक्वल टू 0। अब जो पहली वाली लाइन है ये क्या थी, ये थी 2x प्लस का my माइनस का 1 इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा x और y कोफिशिएंट आपके हमेशा बराबर होते हैं अगर दो लाइंस पैरेलल है। इसीलिए हम लोगों ने पहली नजर में ही पहचान लिया कि पहली वाली लाइन में 2x आ रहा है जबकि दूसरी लाइन में x आ रहा है, तो इसका मतलब सेकंड वाली लाइन से 2 कॉमन लिया गया है, तो आपने तभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि x और y कोफिशिएंट सेम बन सके। अब फाइनली मुझे निकालना है कि m की वैल्यू निकालनी, तो देखो x के बराबर है और ये my इसके बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है ना भाई, 2x के बराबर है क्योंकि x और y कोफिशिएंट बराबर होते हैं, तो 2x के सामने 2x है,
एम वाई के सामने नेगेटिव का 4y है, y से y कट गया तो m की वैल्यू क्या होगी, -4 के बराबर होगी। अब कोई बच्चा नॉर्मल मेथड से सॉल्व करे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी भैया, यहाँ पे ट्रिक्स का काम होती है। तो आपको बैजेस के अंदर तभी हम लाइव क्लासेस के अंदर एक एक चीज पढ़ाते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर। और इस साल से ऑनवर्ड्स तो हम लोगों ने कमाल ही कर दिया ना कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल टीम्स आपको पढ़ा रही हैं। भाई सर हाशिम की क्लास अलहदा हो रही है, सर आफ्ताब की क्लास अलहदा हो रही है, सर रोनाल्ड की क्लास अलहदा हो रही है, तो सर बिलाल की क्लास अलहदा हो रही है। यानी कि भाई कंप्लीट वीक आपकी क्लासेस हैं। अब कोई बच्चा कंप्लीट वीक लेना चाहे कंप्लीट वीक ले, कोई बच्चा स्टार्टिंग के डेज में लेना चाहे स्टार्टिंग के डेज में ले, कोई बच्चा एंड के वीकेंड पे लेना चाहे वीकेंड पे ले। और जो नस्ट के बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज्यादा फायदा हम लोगों ने रखा कि कंप्लीट वीक पे क्लासेस आपकी कंडक्ट करवा दी भैया, तो फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कॉनिक्स से। कॉनिक्स का एक क्वेश्चन मेरा तो फेवरेट है भाई, क्या आपका फेवरेट है? इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स का कॉन्सेप्ट। एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक हाइपरबोला आ रहा है, हाइपरबोला आ रहा है, बताओ इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होंगी। सबसे पहले तो भैया इस हाइपरबोला को जरा सीधा करते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा y² माइनस का 4x² और 4 से पूरी टर्म डिवाइड करवाइए तो 4/4 1 हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दो तो y² डिवाइडेड बाय 4 माइनस का x² और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा, और ये आ गया 1। हाइपरबोला के अंदर जो वेरिएबल पॉजिटिव फॉर्म में होता है उसका होता है ट्रांसफर एक्सिस। तो यहां पे आपको a² यानी कि 4 के बराबर है और b² बराबर है 1 के, सही है ना। हाइपरबोला की इक्वेशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा जो भी पर्टिकुलर जिसकी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में होता है वेरिएबल, और जो नेगेटिव में होता है उसका कॉन्जुगेट एक्सिस होता है। ये तो बेसिक चीज है। अब एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला की बात की जा रही है तो एसिम्प्टोट्स ऑफ द हाइपरबोला हमारे पास किसके बराबर होता है? अगर ट्रांसफर एक्सिस आपके पास आ रहा है x का, अगर ट्रांसफर एक्सिस आ रहा है x का, तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला फिर हम एसिम्प्टोट्स ऑफ हाइपरबोला की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस का b डिवाइडेड बाय इनटू x। और अगर कभी भी दुनिया के अंदर हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफर एक्सिस y का आ रहा है, जैसे यहाँ पे y एक्सिस का हाइपरबोला है, जब ये y एक्सिस का हाइपरबोला है तो आपकी इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स क्या होगी? ये होगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस का a डिवाइडेड बाय b इंटू x के बराबर। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस का प्लस माइनस a किसके बराबर है? देखो a² 4 के बराबर है तो a बराबर होगा 2 के, b² 1 के बराबर है तो b भी बराबर होगा 1 के। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2x। सिंपल इज दैट। अच्छा बेटा अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 1 प्लस x² एंड y माइनस का 1 प्लस 4x माइनस का x² डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आपके पास बेसिकली एक इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू 1 प्लस का x² और दूसरी इक्वेशन गिवन है y माइनस का 1 प्लस का 4x माइनस का x² इक्वल टू 0। तो एग्जामिनर कह रहे हैं कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे हैं, यानी कि कितने पॉइंट्स के ऊपर लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। भाई बहुत सिंपल है, सिंपल तरीके से पहले नंबर के ऊपर तो तमाम वैल्यूज को आप दूसरी साइड पे भेजो, तो बन जाएगा x² माइनस का 4x प्लस का 1। अब आपके पास जो पहली वाली लाइन की इक्वेशन है ना इसको दूसरी लाइन में प्लॉट कर दो, कितने रूट्स आ रहे हैं वो आपको डिफाइन कर देगा, कितने इसके पर्टिकुलरली आपके इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे y की जगह पे मैंने y की वैल्यू को डाला x² माइनस का 4x प्लस का 1, तो x² से x² कट गया, 1 से 1 भी कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा भैया? हमारे पास सिंपल तरीके से हाँ यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का 0 और ये नेगेटिव का 4x आ जाएगा। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी आपके पास? 0 के। x की वैल्यू क्या आ गई? 0 के। इसको उठा के y की इक्वेशन में डाल दो तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी? आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस का 0 का स्क्वायर, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहे हैं? सिर्फ एक एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास। देखो चूंकि सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आपने जब एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में प्लॉट करा तो आपके पास x और y की सिर्फ एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स द रीजन कि आपके पास मैक्सिमम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे कितने आ रहे हैं? सिर्फ एक आ रहे हैं, क्योंकि जब आपने पहली इक्वेशन को दूसरी में डाला तो खाली आपके पास एक x और y की वैल्यू आई। अगर 2 आती या 2 से ज्यादा आती तो फिर 2 होते या 3 होते या 4 होते एंड सो ऑन। मगर यहाँ पे चूंकि आपके पास एक खाली x और y की वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा बेटा अब देखो अगेन हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन एक आता है, ये क्वेश्चन भी बहुत दफा आपको मिलेगा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे नर्स के पेपर्स के अंदर। तो भाई यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। एग्जामिनर कह रहा है इसको सॉल्व करके बताओ तो बात मानेंगे। अब अगर आप इस क्वेश्चन को और से थोड़ा पढ़ो तो मुझे साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई मेरी लेफ्ट बाउंड्री क्या आ रही है? मेरी लेफ्ट बाउंड्री आ रही है x इज इक्वल टू 0 की, यानी कि भाई देखो आपकी जो लेफ्ट बाउंड्री है ये y एक्सिस की बाउंड्री आ रही है ना यहाँ पे। अगर मैं इसको और से थोड़ा फिगर को देखूं तो मेरी लेफ्ट बाउंड्री आ रही है। y एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0 और x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है? y इज इक्वल टू 0। आई होप ये बातें आपको मालूम होंगी, आपने तरीके से हमसे तैयारी करी हुई है। तो y एक्सिस की लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x इज इक्वल टू 0, जबकि आपके पास जो x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन होती है इट इज y इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर मैं अपनी राइट बाउंड्री देखूं
तो भाई राइट बाउंड्री मेरे पास क्या फॉर्म हो रही है, ये मेरे पास एक इक्वेशन मुझे गिवन है यहाँ पे, ये वाली मुझे इक्वेशन जो गिवन है यहाँ पे, क्योंकि देखो ये जो मेरा फिगर है ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इधर जा रही है, तो मुझे इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर इक्वेशन क्या गिवन है, x इज इक्वल टू 2y²। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पैराबोलिक इक्वेशन, इट्स अ सिंपल थिंग। अच्छा, और मेरी टॉप बाउंड्री कहाँ की है, मेरी टॉप बाउंड्री यानी कि ये कहाँ पे y के ऊपर कहाँ जाके लाइन एंड हो रही है, 3 यूनिट्स के ऊपर। ओके, और अगर मैं अपनी बॉटम बाउंड्री देखूं तो जाहिर सी बात है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ओरिजिन से 0 से स्टार्ट हो रही है, इट्स परफेक्ट, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब देखो हमारे पास एरिया क्या होता है, फॉर्मूला एरिया का। तो भाई एरिया के लिए हमारे पास एरिया अंडर द कर्व का, ये एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है। हम सिंपल तरीके से क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक जो इक्वेशन आपकी फॉर्म हो रही है x इज इक्वल टू 0 की है, क्योंकि देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना, y एक्सिस की लाइन से आपका कर्व स्टार्ट हो रहा है, फिगर आपकी स्टार्ट हो रही है, और एंड कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है x इज इक्वल टू 2y² के ऊपर दूसरी इक्वेशन गिवन है आपको। मैंने आप लोगों को इंटीग्रेशन के अंदर शेडेड रीजन प्रॉब्लम्स में एक कॉन्सेप्ट बताया था, कभी भी आपको अगर दो कर्व्स की इक्वेशन गिवन हो तो आपने क्या करना होता है, सिंपल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैलकुलेट करने के लिए, एरिया ऑफ द कर्व निकालने के लिए आप सिंपल दोनों को सेपरेट करवा देते हो, ये बेसिक लॉजिक होती है। और अगर आप अपनी लिमिट्स यहाँ पे देखो तो आपकी स्टार्टिंग लिमिट 0 की है, एंडिंग लिमिट 3 की, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 तक जा रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये स्टार्टिंग वैल्यू 0 की है, एंडिंग वैल्यू क्या है, 3 तक की आ रही है, और हमारे पास x राइट से x लेफ्ट के ऊपर जो जा रहा है, तो x राइट से जो x लेफ्ट के ऊपर हमारे पास वैल्यू जा रही है वो क्या आ रही है भाई, x राइट की, यानी कि x राइट की वैल्यू क्या है 2y², और x लेफ्ट की वैल्यू किसके बराबर है, सिंपल 0 के बराबर है। और यहाँ पे फाइनली आपके पास dy का dy एरिडिस का एरिडिस आ जाएगा, नॉर्मल सी चीज है भैया। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0। यहाँ पे सिंपल मेरे सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 2y² का 2y² इंटू dy का dy एरिडिस आ जाएगा हमारे पास, सिंपल इज दैट। क्योंकि आपको यहाँ पे y की फॉर्म के अंदर इक्वेशन आपकी पूरी की पूरी गिवन है, तो आपको dx की फॉर्म में करने की नीड ही नहीं है। अच्छा भाई, यहाँ से आप 2 अगर कॉमन लेते हो तो इंटीग्रेशन सिंपल अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 अप्लाई हो रही है y² के ऊपर, और हमें बात मालूम है y² की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है, y² की इंटीग्रेशन होती है आपके पास सिंपल y³ डिवाइडेड बाय 3 के बराबर, और अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 0 है। अब फाइनली आप यहाँ पे अपनी लिमिट्स को अप्लाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब अपर लिमिट, लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और 0 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2/3। 3 का क्यूब किसके बराबर होता है, 27 के बराबर होता है 3 का क्यूब, और 0 का क्यूब 0 ही होता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर आप कर लो तो ये बन जाएगा 3 के टेबल में 27 कहाँ पे होगा, 9 के ऊपर, एंड 2 9 इज फाइनली 18। आपके पास आंसर तभी किसके बराबर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बनाना इज द करेक्ट आंसर। आंसर किसके बराबर आ रहा है, 18 के बराबर आ रहा है, दैट्स द लॉजिक। जो हमारे पास आ रहा है, एक आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इफ log x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 log x प्लस log y, देन x बाय y प्लस y बाय x इसके बराबर होगा। याद रखिएगा, पेपर में हर किस्म का क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो सिंपल स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन ही आए। यहाँ पे एग्जामिनर क्या कह रहा है भाई, log x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 1/2 इंटू log x प्लस log y। तो बताइए x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स क्या होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व करने के लिए आप बेसिक एक एग्जांपल को लेते हैं, एक बेसिक लॉजिक को, कि देखो लॉगरिथम के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, अगर आपने कभी लॉगरिथम पढ़ा हो तो लॉगरिथम में प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई कभी भी दो लॉग्स अगर आपस में ऐड हो रहे हो तो हमारे पास लॉगरिथम किसके बराबर होता है, लॉगरिथम उन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बेसिक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है कि भाई दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, पहले लॉग आ जाए तो लॉग दोनों टर्म्स के ऊपर इंडिविजुअली अप्लाई होता है और बीच में प्लस का साइन आता है। तो ये लॉग्स की बेसिक ट्रिक है, बेसिक प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पे इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये बन जाएगा लॉग का लॉग। अच्छा, यहाँ पे भी वैसे आप एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो, बट चलो आप उसको भी फिलहाल अगर नहीं करना चाहते तो कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, वैसे एक काम तो हम कर सकते हैं ना डायरेक्टली, कि देखो ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा ही भाई, ये 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 टाइम्स ऑफ द लॉग, इधर आ जाएगा x प्लस का y डिवाइडेड बाय 5 का 5। सही है, इसका फायदा क्या होगा भी आपको समझाऊंगा। और यहाँ पे देखो log x प्लस log y जो आ रहा है, इसको मैं चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, log x इंटू वाई के बराबर। अब लॉजिकली एक बात समझिएगा कि भाई अगेन हमारे पास लॉगरिथम में एक प्रॉपर्टी होती है, कभी भी लॉगरिथम किसी टर्म पे अप्लाई हो रहा है और उसके ऊपर कोई पावर आ जाए तो वो पावर बेसिकली पहले लिखी जाती है और सिंपल लॉग नीचे वाली टर्म पे अप्लाई हो जाता है। या फिर वाइस वर्सा क्या होगा, कोई पावर आपके पास कोई कांस्टेंट पहले आ रहा है और लॉगरिथम किसी टर्म पे अप्लाई हो रहा है, तो आप वापस से उस पावर को उस पर्टिकुलर टर्म के ऊपर शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो आपके पास कांस्टेंट है लॉग से पहले आ रहा है, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, इसको इस टर्म के ऊपर शेयर कर सकता हूँ, इस टर्म के ऊपर भेज सकता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आप इसको भेज सकते हो ना भाई, नॉर्मल सी बात है। तो अगर आप इसको भेज दोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log का log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर,
ये भी आपके पास बेसिक चीज हो गई, सही है ना भाई। इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, इक्वल टू के बाद यहाँ पे log एक्स वाई का log एक्स वाई एडिटिस का एडिटिस। अब क्या करें भाई, अब देखो मैथ्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये वाला लॉगरिथम क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा, क्योंकि इक्वल टू के आमने सामने कभी भी दो लॉग आ रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, कार्डन पीटी कर देंगे। तो फाइनली आपके पास एल्जेब्रिक टर्म आपकी फॉर्म हो गई। एल्जेब्रिक टर्म क्या बन गई, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू के बाद एक्स इंटू वाई। अब आप फाइनली क्या कर सकते हो, अब आप फाइनली इसको सॉल्व कर लो। तो एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव का 2xy, और फिर आगे हो जाएगा पॉजिटिव का वाई स्क्वायर, और नीचे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 के बराबर, इक्वल टू के बाद एक्स वाई का एक्स वाई। अब आप जाहिर सी बात है भाई, ये टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगी ऑब्वियसली, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। 25 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बन जाएगा 25 इंटू एक्स वाई। अब फाइनली अब इसको अच्छा बेटा, अब देखो क्या करोगे, सिंपल तरीके से प्लस का 25 एक्स वाई जब यहाँ पर आएगा तो इस वाली टर्म को कैंसिल आउट कर देगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पे काम कर लो ना, आप प्लस के 2xy को दूसरी तरफ भेज दो, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इधर ही रहने देता हूँ, और 25xy में से जब 2xy माइनस होगा तो ये आ जाएगा सिंपल 23xy के बराबर। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एक्स बाय वाई प्लस का वाई बाय एक्स, ये कब आएगा खुद लॉजिकली सोचो। अब देखो ये बहुत सिंपल सी मैथ्स आपको लग रहा होगा कुछ लंबी है, हालांकि नर्स में देखो बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन भी आएगा, एल्जेब्रिक क्वेश्चन भी आएगा, लॉगरिथम प्लस एल्जेब्रिक क्वेश्चन भी आ जाएगा भाई, डिफरेंशियल कैलकुलस के क्वेश्चन भी आ रहे होंगे। आपको हर किस्म के क्वेश्चन के लिए आइडिया होना चाहिए। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे फर्दर, आपको चूंकि एक्स बाय वाई बाय एक्स चाहिए, अब लॉजिकली सोचो इसको, ये कैसे बन सकता है, ये एक सूरत में बन सकता है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करवा दूं एक्स वाई से, तो फायदा क्या होगा, तो फायदा होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई, यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 23 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स वाई। इससे फायदा क्या होगा भाई, इस एक्स से स्क्वायर कट जाएगा, इस स्क्वायर से वाई कट जाएगा, तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन तो गया आपके पास एक्स बाय वाई प्लस का वाई बाय एक्स, और एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा 23 आ गया, सिंपल है भाई। तो 23 के बराबर आंसर आ तो रहा है, क्या मुश्किल चीज थी इसके अंदर। इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, बट खैर चलो इतना मुश्किल करने की भी नीड नहीं है। तो आपके पास सिंपल तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन हर किस्म का आ सकता है, आपको हर किस्म के क्वेश्चन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखना है, रिमेंबर दिस थिंग। ट्रिगोनोमेट्री और डेरिवेटिव का मिलाप एक आ रहा है। अभी एक क्वेश्चन पेपर में आया, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहते हैं द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू नेगेटिव का 2 sin x डिक्रीजिंग whereas x approaches to negative pi to pi। कहता है कि भाई इस इंटरवल के ऊपर बताइए कि आपका फंक्शन जो है ये डिक्रीज कर रहा होगा या इंक्रीज कर रहा होगा। मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं। देखो दुनिया के अंदर कभी भी आपको अगर ये चेक करना हो कि आया फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, हमेशा याद रखिएगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है ना, उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, वाइल अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस की एक बेसिक चीज होती है भाई। मेरे पास मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या गिवन है, मेरे पास यहाँ पे फंक्शन आ रहा है y इज इक्वल टू नेगेटिव के टू साइन x का, नॉर्मल सी चीज है भाई, ये मेरा फंक्शन आ रहा है। अब देखो आया ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, आया ये फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग है, इसको चेक कैसे करोगे, चेक करने का आपका क्राइटेरिया क्या होगा। तो भाई मैंने इसको एक दफा इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं। अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूं तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आप नेगेटिव 2 sin x का डेरिवेटिव लोगे तो ऑब्वियसली आ जाएगा नेगेटिव के 2 cos x के बराबर। नॉर्मल सी बात है, किसके बराबर आ गया, नेगेटिव का 2 cos x के बराबर। यानी कि भैया देखो मैंने आपसे क्या कहा था, कभी भी फंक्शन जब इंक्रीजिंग होता है ना तो उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है, फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग होता है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, नेगेटिव। अब देखो आपके पास यहाँ पे यानी कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू चूंकि नेगेटिव के अंदर फॉर्म हो रही है, तो यानी कि डी बाई डी एक्स की वैल्यू कैसी है, लेसर देन 0 आ रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या, फंक्शन डिक्रीजिंग है तभी तो लेसर देन 0 आ रही है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई माइनस का जो 2 cos x है वो कैसा आ रहा है, लेसर देन 0 आ रहा है। अगर आप इसको -2 से दोनों तरफ डिवाइड करवाओगे तो इनइक्वालिटी का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जब कभी हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओगे, नेगेटिव साइन से कभी भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हो इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा मेरे पास cos x इज ग्रेटर देन 0 के बराबर, ऐसा ही है। तो अब फाइनली cos x के ऊपर अगर आप इस इंटरवल को चेक करो तो नेगेटिव पाई या पॉजिटिव पाई, cos x के अंदर अगर मैं नेगेटिव का पाई डालूं, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो अगर आप नेगेटिव का 180 डालो या पॉजिटिव का 180 डालो, आंसर हमेशा नेगेटिव का 1 मिलेगा। क्यों, क्योंकि बेटा हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, हमारी प्रॉपर्टी ये होती है कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री के। तो भैया cos के ऊपर आपको cos 0 डिग्री आपको देता है पॉजिटिव का 1, जबकि cos 180 डिग्री आपको देता है नेगेटिव का 1। और cos में अगर आप नेगेटिव का 180 भी डालोगे तो भाई cos का ये फंक्शन होता है, cos की प्रॉपर्टी होती है कि अगर cos में नेगेटिव का एंगल डालोगे तो cos उस नेगेटिव साइन को खा जाता है और आंसर के अंदर आपको पॉजिटिव के एंगल पे अप्लाई हो रहा होता है। ये देखो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी बातें अगर आपको क्लियर होती है तो आपको बात समझ में आनी चाहिए। cos की प्रॉपर्टी होती है कि cos में अगर आप नेगेटिव का एंगल भी डालोगे तो हमेशा आपका cos
पॉजिटिव का एंगल पे अप्लाई हो रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई आप चाहे इसमें नेगेटिव का पाई डालो या इसमें पॉजिटिव का पाई डालो, आंसर आपको क्या मिलेगा? आंसर आपको पर्टिकुलरली हमेशा क्या मिलेगा भैया? हमेशा आपको आंसर कैसा मिलेगा? नेगेटिव के अंदर ही आपके पास आ रहा होगा, नेगेटिव 1 ही आ रहा होगा। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि यहां से हमारे पास cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब हमें इस इंटरवल को देखो सेटिस्फाई करना है। अब इंटरवल को सेटिस्फाई कैसे करें? हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। अब आप लॉजिकली देखो, अगर मैं सबसे पहले x की वैल्यू रखता हूं फॉर एग्जांपल नेगेटिव का पाई, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं नेगेटिव का पाई, तो भाई हमें पता है कि cos नेगेटिव का पाई किसके बराबर होगा? cos नेगेटिव का पाई बराबर होगा हमारे पास नेगेटिव के 1 के। तो ये इस इंटरवल को सेटिस्फाई नहीं करता क्योंकि cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। तो यानी कि नेगेटिव पाई, आप अगर मैं बाउंड्री को चेक कर रहा हूं तो cos नेगेटिव पाई रखने के ऊपर आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव का 1, तो पॉजिटिव नहीं आ रहा। हाँ, अगर मैं यहां पे रखता हूं लेट सपोज cos के अंदर नेगेटिव का पाई बाय 4, तो cos नेगेटिव का पाई बाय 4 आपको क्या आंसर देगा? cos नेगेटिव का 45 डिग्री या cos 45 डिग्री हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव का देता है। cos 45 डिग्री बराबर होता है आपके पास 1/√2 के या √2/2 के। सिमिलरली अगर मैं cos पाई बाय 2 रख के चेक कर लूं तो भाई cos पाई बाय 2 भी हमेशा आपको आंसर कैसा देगा? cos पाई बाय 2 भी हमेशा आपको आंसर पॉजिटिव का देगा। वाइल ऑन दी अदर हैंड हमारे पास cos पाई बाय 2 भी आंसर कैसा देगा? पॉजिटिव का। सिमिलरली cos के अंदर अगर आप नेगेटिव का पाई बाय 2 भी रखोगे उस सूरत के अंदर भी आपको आंसर कैसा मिलेगा? पॉजिटिव का। क्योंकि cos की ये प्रॉपर्टी होती है, cos में कभी भी अगर आप नेगेटिव का एंगल भी डालोगे ना तो हमेशा आपके पास जो cos होगा वो सिंपल एंगल पे अप्लाई हो रहा होता है। तो इन तमाम इंटरवल्स के अंदर खाली ये एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। क्योंकि भैया आपको एग्जामिनर ने कंप्लीट इंटरवल दिया हुआ था नेगेटिव पाई से लेके पाई के दरमियान जो इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर सके। तो भाई नेगेटिव पाई को अगर आप डालते हो या प्लस के पाई को आप डालते हो तो आंसर क्या आएगा? आपके पास नेगेटिव का आएगा, तो वो तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सिमिलरली आप फिर आगे चलते जाओगे तो नेगेटिव पाई बाय 4 या पॉजिटिव पाई बाय 4 चेक कर लो, वो भी नहीं कर रहा होगा। अच्छा, नेगेटिव पाई और 0 भी अगर आप चेक कर लोगे वो भी नहीं करेगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप नेगेटिव पाई बाय 2 और पॉजिटिव पाई बाय 2 रख के चेक करते हो तो सूरत में आंसर क्या आएगा? हमेशा आपके पास पॉजिटिव आएगा। वो कि भाई जो हमारा डिक्रीजिंग इंटरवल आ रहा है y इज इक्वल टू -2 sin x के ऊपर नेगेटिव पाई से लेके पॉजिटिव पाई के दरमियान ये किसके बराबर है? नेगेटिव के पाई बाय 2 पॉजिटिव पाई बाय 2 के दरमियान। आप इसके अंदर तमाम वैल्यूज डाल डाल के जब चेक करोगे ना तो आपको ये बात क्लैरिफाई होगी। हमेशा याद रखिएगा, दुनिया के अंदर कभी भी अगर आपके पास सिंपल तरीके से आपको कोई भी फंक्शन गिवन है और एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई आपको ये चेक करना है कि आया ये फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, तो हम लोग करते क्या है? हम लोग सिंपल तरीके से पहले डिफरेंशिएट करवा देंगे। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो उसका डिफरेंशिएट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होता है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? हमेशा नेगेटिव के बराबर होगा। तो पहला काम तो डिफरेंशिएट करना है। फिर दूसरे नंबर के ऊपर आप इंटरवल्स को चेक करते हो बारी बारी डाल के कि कौन कौन सा इंटरवल, ये ऑप्शंस के अंदर जो इंटरवल आ रहे हैं कौन कौन सा उसको क्लैरिफाई करेगा। अब देखो जब हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद सिंप्लीफाई करने का हमारी ये कंडीशन बन गई। तो अब मैं बारी बारी इन ऑप्शंस को चेक करूंगा कि भाई विद इन दिस इंटरवल कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो खाली ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जो कि इस कंडीशन को क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई। दैट्स द लॉजिक कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आप इसको हाथ से एक दफा खुद से बैठ के सॉल्व करो, इजीली आप सिंप्लीफाई कर पाओगे। तो इस तरीके से फाइनली हमारे आज के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकिया जहां पे पहुंचते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये टॉप 10 एमसीक्यूज की कंप्लीट लेक्चर सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी तक हम लोग नस्ट के मोर देन 7000 टॉप 10 एमसीक्यूज में कवर करवा चुका हूं। इसके अलावा नस्ट के जितने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व करवा चुका हूं। अराउंड 7000 या उससे ज्यादा के एमसीक्यूज में अभी तक कवर करवा चुका हूं। 7-7 घंटे की वीडियो, 4 घंटे की वीडियो, 5 घंटे की वीडियो। तो खुदारा आप इस लेक्चर सीरीज को थोड़ा स्पीड के ऊपर लीजिए और दिन में एक वक्त लाजमी तौर पर निकालिए जहां पे आप इस एमसीक्यू सीरीज को लाजमी कवर अप कर रहे हैं। ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। आपने लाजमी तौर पे इस लेक्चर सीरीज को कंप्लीटली कवर अप करना है। इसमें हर तरह का क्वेश्चन हम कवर करेंगे, हर तरह का क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो। तो आपने हर किस्म के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, उनको कवर अप करना है, उनको लाजमी तौर के ऊपर अपने कवर करना है। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपने आज की इस क्लास से क्या सीखा? आपने नस्ट के 10 एमसीक्यूज को देखा और आगे चल के आप मजीद एमसीक्यूज को देख रहे होगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो तो आप लाजमी तौर पर लाइव क्लासेस का हिस्सा बनिए। हमारा न्यू बैच इस वीक से स्टार्ट हो रहा है तो आपने लाइव क्लासेस का हिस्सा बनना है। लाइव क्लासेस का फायदा ये होगा, कंप्लीट कोर्स कवर होगा। ना सिर्फ लाइव क्लासेस में कंप्लीट कोर्स कवर होगा बल्कि मल्टीपल टाइम्स आपकी प्रैक्टिस कवर करवाई जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को तमाम के तमाम लेक्चर नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होते हैं, तमाम की तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा सबसे खास बात जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, यूट्यूब के अंदर और लेक्चर्स में डिफरेंस ही होता है। यूट्यूब के ऊपर बेटा सारे लेक्चर्स हमारे अवेलेबल नहीं होते। 4 साल पुराने लेक्चर्स भी होंगे, 6 साल पुराने लेक्चर्स भी होंगे, न्यू लेक्चर्स आपके पास नहीं होते। जो न्यू अप टू द मार्क सिलेबस है उसके हिसाब से आपको तैयारी कवर करवाई जाती है। पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी हर सब्जेक्ट के कई टीचर्स आपको कवर अप करवाते हैं। जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं उसके प्रॉपर्ली वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हजारों एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं।
इसके अलावा मॉक टेस्ट, एफएलपीज तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। इसके अलावा तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए गाइडेंस दी जाती है। ना सिर्फ इस बैच में आपका नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 सब कवर होगा, बल्कि नस के अलावा अगर आप बाकी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं वो भी कवर होगा। इसके अलावा बेटा ऐसा मजाक नहीं होता कि एक ही टीचर बैठ के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हो, ऐसा कोई मजाक नहीं होता कि फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, ये मजाक नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के अंदर जो टीचर्स होते हैं वो अपने प्राइम के ऊपर होते हैं, यानी कि भाई वो टीचर जो कि अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट है। ये मजाक नहीं हो सकता कि टीचर फिजिक्स भी पढ़ा रहा है और मैथ्स भी पढ़ा रहा है और केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, ये इंग्लिश का टीचर बैठ के आपको गाइड कर रहा है एप्टीट्यूड के हवाले से, ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती भाई। माजरत के साथ हमारे तमाम टीचर्स डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, और सिर्फ सर हाशिम या सर बिलाल नहीं पढ़ा रहे होते, उनके बैचेस के अंदर हर किस्म के प्रोफेसर होते हैं और हर किस्म की टॉप फैकल्टी होती है और कंप्लीट वीक के ऊपर आपकी लाइव क्लासेस होती हैं। तो आपकी सबसे खास बात यही होती है कि भाई आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल पे कवर करवाई जाती है। तो न्यू बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, इसका आप लाजमी तौर पर हिस्सा बन सकते हैं। बैच ज्वाइन करने की डिटेल्स के लिए नंबर आपके सामने गिवन है, इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट बैक कर सकते हैं और आप सिंपल तरीके से व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम जय साइनिंग ऑफ।